अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने एवरीडे साइंस की एक सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें इंशाल्लाह हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के जो एमसीक्यूज़ हैं, जो पीपीएससी के या किसी भी वन पेपर के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं विद एसोसिएशन। ठीक है, तो इससे पहले हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था वाइटामिन्स वाला। तो आप लोगों ने अपना फ़ीडबैक भी शेयर नहीं किया कि वो टॉपिक कैसा डिस्कस हुआ था, आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए या नहीं। तो फीडबैक काइंडली ज़रूर दिया करें, क्योंकि इतनी ज़्यादा एफ़र्ट जो है ना, वो सिर्फ आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट डेटा प्रोवाइड करने के लिए की जाती है। ठीक है, तो फीडबैक लाजमी दिया करें। कोई सजेशन आप देना चाहें तब भी हमारा कमेंट सेक्शन जो है वो ऑन ही होता है, तो आप वहाँ पे कमेंट में लिख सकते हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो लेक्चर में इंक्लूड होनी चाहिए, कौन सी एक्सक्लूड करनी चाहिए, ताकि हम जो है वो मज़ीद बेहतरी की तरफ मूव कर सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है जी डाइजेस्टिव सिस्टम का। इसमें वैसे तो डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर हम प्रॉपर डिस्कस करें तो वो तो 2 दिन लग जाएंगे, और हमारा जो है वो फोकस होता है सिर्फ एमसीक्यूज़ पे। ठीक है, तो हम इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यूज़ है ना डाइजेस्टिव सिस्टम के वही करेंगे। तो सबसे पहले है जी केमिकल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बिगिनस इन। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं इनकी डाइजेशन जो है वो स्टार्ट होती है माउथ से। तो सबसे पहले हमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना, इसको देखना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली स्टार्ट कहाँ से होता है, एंड कहाँ पे होता है। ठीक है, डाइजेशन क्या होती है, तो इन सारी चीज़ों को देख के फिर हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो। तो डियर एस्पायरेंट्स, यहाँ पे देखें, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्टार्ट होता है जो माउथ से। ठीक है, माउथ तक, यहाँ तक जो एरिया होता है इसे हम माउथ का नाम देते हैं। इससे आगे ये खुराक की नाली स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम एसोफेगस का नाम देते हैं। और एसोफेगस के बाद जो है फूड, यहाँ तक जो है ना, यहाँ तक ये एसोफेगस होती है। और इसके बाद जो ये लीवर स्टार्ट हो जाता है, और लीवर के बाद ये साथ पे स्टमक अटैच है। ये बेसिकली यहाँ पे डिस्कनेक्ट नहीं है एसोफेगस, ये यहाँ पे ना इस तरह स्टमक के साथ अटैच है, क्योंकि फूड जो है हमारी वो स्टमक में जाती है डाइजेस्ट होने के लिए। ये गाल ब्लैडर जो है, पित्ता जिसको बोलते हैं, ये छोटा सा एक ऑर्गन होता है, यहाँ पे लीवर के साथ ये अटैच होता है। और उसके बाद यहाँ पे आप देखें किडनी के नीचे जो है ना, इस तरह एक ना लीव्स की शेप में एक ऑर्गन मौजूद है, ये नीचे, इसको हम पेंक्रियाज बोलते हैं। ठीक है, पेंक्रियाज का फंक्शन क्या होता है कि हमारे जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की जो मिकदार है ना, ग्लूकोज लेवल जो है उसको मेंटेन करना। ठीक है, यानी अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज है तो उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ग्लूकागोन की फॉर्म में स्टोर करवाना। और अगर हमारी एनर्जी जो है जब डाउन हो रही होती है, हम खाए पिए बगैर काफ़ी टाइम अगर गुजारें, तो फिर हमें एनर्जी कहाँ से मिल रही होती है, तो वो जी पेंक्रियाज के अंदर जो ग्लूकागोन स्टोर होता है ना, उसको वो दोबारा से कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में। तो फिर वो स्टोर फॉर्म में जो ग्लूकोज होता है ना, वो हमारा जो जिस्म है उसको अपनी एनर्जी के लिए यूज़ करता है। ठीक है, मज़ीद पेंक्रियाज का क्या फ़ंक्शन होता है ये हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। फिर यहाँ पे है जी ये स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हम नाम देते हैं छोटी आंत का। ठीक है, इसके बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, ये आपने लाजमी याद रखना है। पहला जो पार्ट होता है इसका वो होता है ड्यूडिनम, दूसरा जेजिनम, और तीसरा जो है इसका पार्ट होता है इलियम। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, ये वाली जो आ रही है, ये सारी क्या है, बड़ी आंत है। देन यहाँ पे क्या होता है जी, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद यहाँ पे ये जो पॉइंट आ रहा है, इसको रेक्टम का नाम दिया जाता है। ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ तक ये रेक्टम है, क्योंकि रेक्टम के अंदर जो फीसिस होते हैं वो आके स्टोर हो जाते हैं, यानी फूड की डाइजेशन हो गई प्रॉपर, जो कार्बोहाइड्रेट्स से उनको सेपरेट कर लिया गया, लिपिड्स को सेपरेट किया गया, वाइटामिन मिनरल्स जो भी सारी चीज़ें थी ना, वो उनकी स्टेप बाय स्टेप डाइजेशन हुई, और जो जो चीज़ की ज़रूरत थी वो बॉडी ने अपने अंदर स्टोर कर ली। अब जो एक्स्ट्रा मटीरियल होगा जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती बॉडी को, जिनको हम फीसिस बोलते हैं, वो आके रेक्टम में स्टोर हो जाते हैं। फिर रेक्टम्स के बाद ये एनस के थ्रू इन्हें बॉडी से बाहर रिलीज़ कर दिया जाता है। तो होप सो आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्टार्ट कहाँ से होता है और एंड कहाँ पे होता है। तो डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, फूड के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स,
इनको सिंपलर मॉलिक्यूल्स में चेंज करना। या आप कह रहे हैं कि बड़े बड़े जो पीसेस होते हैं, जैसे हम बाइट्स ले रहे होते हैं, उनको क्या कर देना, छोटे पीसेस में चेंज कर देना। अब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें हमने देख लिया वो माउथ से स्टार्ट होते हैं। माउथ के बाद दूसरा जो पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, डेट इज़ एसोफेगस। एंड उसके बाद एसोफेगस के बाद जो थर्ड पार्ट है वो आ जाता है स्टमक, और स्टमक के बाद जो है वो आती है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये आप जो है इनका सीक्वेंस भी याद रखेंगे। माउथ के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन उन्होंने लिखा हुआ है कि स्टार्ट होती है। क्यों होती है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं इनको डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम होता है जिसे अमाइलेज का नाम दिया जाता है, अमाइलेज एंजाइम। तो ये एंजाइम जो होता है ये अपना फंक्शन परफॉर्म करता है फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये अमाइलेज एंजाइम जो है हमारे माउथ के अंदर ही वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ से जो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, एक तो ये पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन जो है वो कहाँ पे स्टार्ट होती है। फिर ये एमसीक्यूज बनता है कि इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो कौन सी है। ऑप्शंस में दिया होता है लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसके अलावा फैट्स हैं, क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने फूड खाई तो उसकी डाइजेशन जो है क्योंकि माउथ से स्टार्ट हो जाती है और हमें वहीं से ही एनर्जी जो है वो मिलना शुरू हो जाती है। इसी वजह से जो एथलीट्स वगैरह होते हैं ना, जब वो खेलें वगैरह कर रहे होते हैं तो उनको जो है ना इस तरह के एनर्जी ड्रिंक्स दिए जाते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो वाफर मिकदार में मौजूद होता है, ताकि उन्हें एनर्जी जो है लॉस का सामना ना करना पड़े, बल्कि वो प्रॉपर तरीके से अपनी जो खेलें हैं उनमें परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास MCQs नंबर 2, द एंजाइम इन सलाइवा डेट ब्रेक्स डाउन। सलाइवा बोलते हैं थूक को, ठीक है। तो सलाइवा के अंदर जो एंजाइम होता है वो होता है जी अमाइलेज, और अमाइलेज जो है ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करता है, ठीक है। तो सलाइवा जो है क्योंकि ये हमारे माउथ के अंदर ही मौजूद होता है, तो सलाइवा के अंदर अमाइलेज एंजाइम मौजूद होते हैं और ये क्या करता है जी, कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन करता है, ठीक है। यहाँ से याद रखिएगा पेप्सिन जो है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए यूज़ होती है। लाइपेज जो है ये फॉर द लिपिड्स ऑफ डाइजेशन फॉर द डाइजेशन ऑफ लिपिड्स, और ट्रिप्सिन जो है ये भी प्रोटीन की डाइजेशन वगैरह में ही दूसरे एंजाइम्स के साथ मिलकर फंक्शन कर रहा होता है, ठीक है। तो ये ना LIP जो है इससे लिपिड भी बनता है और लाइपेज एंजाइम है। तो जिसके एंड पे एंजाइम को पहचानने के एक ना ये भी है कि इनके एंड पे AS आ रहा होता है। समटाइम यहाँ पेप्सिन वगैरह में तो नहीं आ रहा, लेकिन बहुत सारे एंजाइम ऐसे हैं कि उनके एंड पे जो है ना वो AS आ रहा होता है, यानी इनकी जो क्लासिफिकेशन है वो इस तरह से की गई है। नेक्स्ट है जी द एपिग्लोटस प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम एंटरिंग। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि एपिग्लोटस होता क्या है। ये हमारी एसोफेगस है, ठीक है, जिसमें खुराक मूव कर रही है। एसोफेगस के साथ इस तरह से एक और नाली बनी होती है, ठीक है। इस नाली को हम नाम देते हैं जी फेरिंक्स का। फेरिंक्स का ये सांस की नाली होती है। तो अब होता क्या है कि ये बिल्कुल साथ अटैच होती हैं। इनके ऊपर इस तरह करके ना एक जिस तरह पर्दा आप कह लें कवर लगा होता है, इसको एपिग्लोटस का नाम दिया जाता है। इसके नीचे ये ग्लोटस होता है, इसको एपिग्लोटस कहते हैं। वैसे तो ये सांस वगैरह जब हम लेते हैं ये खुला होता है क्योंकि इसके ज़रिए हमें सांस आ रहा होता है, लेकिन ये देखें जैसे ही ये फूड आ रही है तो अब अगर फूड बाय मिस्टेक जो है ये सांस वाली नाली में चली जाती है, ये जो है बहुत ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो पैदा कर सकती हैं। तो अल्लाह ताला ने हमारी जो बॉडी का सिस्टम है वो इतना वेल मैनेज बनाया हुआ है कि जैसे ही फूड यहाँ पे आई तो हमारी जो एसोफेगस है वो ओपन हो जाती है, और ये एपिग्लोटस इसके ऊपर जो पर्दा है ना ये इस तरह से ये जो ग्लोटस है यानी जो फेरिंग्स है सांस वाली नाली है इसके ऊपर आ जाता है। यानी पहले ये पर्दा इस तरह कॉमन होता है, जैसे ही ये फूड आ रही है तो हम च्यूइंग कर रहे होते हैं, चबा रहे होते हैं, ये पर्दा ओपन होता है इस तरह से और इसको जो सांस वाली नाली है इसको कवर कर लेगा। तो फूड जो है वो इस नाली में जाने की बजाय क्या हो जाता है, एसोफेगस में यानी खुराक वाली नाली में आ जाती है। तो होप सो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। इंशाल्लाह ये जब हम पढ़ेंगे ना रेस्पिरेशन सिस्टम तो उसमें ग्लोटस, एपिग्लोटस, लेरिंग्स, फेरिंग्स ये सारी चीज़ें मैं आपको करवाऊंगी। फ़िलहाल हमारा टॉपिक जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का है। तो ये जो पूछा था एपिग्लोटस जो है वो प्रिवेंट करता है फूड को फ्रॉम एंट्रिंग ट्रेकिया, ठीक है। ट्रेकिया जो है ये हम सांस वाली नाली को ही बोलते हैं। उसके बाद है जी ये ट्रेकिया के बाद जो है वो फेरिंग्स आ रहे होते हैं। उसके बाद है हमारे पास द वेव लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शंस दैट पुश फूड डाउन द एसोफेगस आर कॉल्ड। यानी इस तरह से ना इस तरह वेव लाइक जो है ना प्रोसेस एक हो रहा होता है ऐसे, ठीक है।
तो वो कह रहे हैं कि वेव लाइक जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है ना वो फूड को पुश करते हैं एसोफेगस से। इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है? तो इस प्रोसेस को पेरिस्टालसिस का नाम दिया जाता है। यानी देखें ये फूड आई, यहाँ पे आई फूड, तो ये इस तरह से ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ से ये गुजरेगी, फिर यहाँ पे आएगी। ये मसल्स जो हैं ये यहाँ पे मसल्स की ना इस तरह से मूवमेंट हो रही होती है, तो इस वजह से ये जो नाली है ये इस तरह बन जाती है एसोफेगस की जब हम फूड खा रहे होते हैं। तो इस प्रोसेस को पेरिस्टालसिस का नाम दिया जाता है। अब ये तो था कि जो फूड को पुश करेगा हमारे माउथ से एसोफेगस में, लेकिन इसमें एक और कॉन्सेप्ट है जिसको एंटी पेरिस्टालसिस का नाम दिया जाता है। एंटी पेरिस्टालसिस, और यू कैन से दैट वॉमिटिंग। ठीक है, वॉमिटिंग। अब वॉमिटिंग क्या होती है? जब हमारे जो स्टमक है उसके अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, ये देखें ये स्टमक है, ठीक है, स्टमक, इसके अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, तो उस वजह से क्या होगा, इसके साथ ही अटैच होती है ना इस तरह एसोफेगस, तो क्या होगा कि मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो ऑपोजिट हो जाएगी और फूड जो है वो यहाँ से वापस मूव करती है, और जिससे हमें फूड जो है वो मैदे से यानी स्टमक से आ जाती है एसोफेगस में, और एसोफेगस से दोबारा हमारे माउथ में आती है, फिर हमें वॉमिटिंग होती है। तो इस प्रोसेस को एंटी पेरिस्टालसिस कहा जाता है। ठीक है, यानी पेरिस्टालसिस का उल्ट है। पेरिस्टालसिस में फूड मूव करेगी माउथ से एसोफेगस में, एसोफेगस से स्टमक में, लेकिन एंटी पेरिस्टालसिस में क्या होगा, फूड जो है वो मूव करेगी स्टमक से एसोफेगस में, एसोफेगस से माउथ में, एंड देन माउथ से बाहर, जिसे हम वॉमिटिंग का नाम देते हैं। तो ये प्रोसेस याद रखना है। इमल्सिफिकेशन जो है, इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है कि लिपिड्स के जो ड्रॉपलेट्स हैं ना उनको मतलब फूड जो है उनको इस तरह छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में, लिपिड्स के ड्रॉपलेट में तोड़ दिया जाता है ताकि उनके डाइजेशन जो है वो आसान हो। चर्निंग जो है, ये स्टमक है, इसमें मसल्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल मसल्स होते हैं, वर्टिकल मसल्स वगैरह होते हैं। तो वो फूड की जो मतलब कोई इस तरह से घूम रहे होते हैं, कोई इस तरह से, तो ये इस तरह स्टमक के अंदर जो सारा फूड के डाइजेशन का जो प्रोसेस हो रहा होता है ना, यानी जो स्टमक की जो वॉल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, रिलैक्स हो रही हैं, उसे हम चर्निंग का नाम देते हैं। और सेगमेंटेशन जो है, तो सेगमेंटेशन में क्या होता है कि पेरिस्टालसिस में तो ये देखें इस तरह फूड मूव कर रही है ना, इस तरह पूरा, मतलब वो इस तरह फूड का आप कह सकते हैं बाइट। लेकिन सेगमेंटेशन का मतलब होता है छोटे छोटे सेगमेंट्स में, यानी ये खुराक की नाली है, तो इसके अंदर छोटे छोटे इस तरह ना ड्रॉप्स की फॉर्म में, बिल्कुल छोटे छोटे सेगमेंट्स की फॉर्म में फूड जो है वो मूव करती है, उसे सेगमेंटेशन कहा जाता है। सेगमेंटेशन और पेरिस्टालसिस बेसिकली सेम ही है, बस थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। नेक्स्ट है जी हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको HCl का नाम दिया जाता है, इन द स्टमक एक्टिवेट्स। तो स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एक्टिवेट करता है पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में, यानी ये इनएक्टिव फॉर्म है एंजाइम की। ठीक है, ये हमेशा से स्टमक में मौजूद होती है, लेकिन जैसे ही हम फूड खाते हैं तो उसके डाइजेशन के लिए क्या होता है, तो पेप्सिनोजिन जो है ना, इसको HCl जो है इसके साथ रिएक्ट करते हैं और इसको पेप्सिन में चेंज कर देता है। पेप्सिन जो है ये जब एक्टिवेट हो जाती है तो ये प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट कर देती है। अमाइलेज जो है इसकी डाइजेशन ये सलाइवा में मौजूद होता है हमारे माउथ में, और ये क्या करता है जी, कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन में अपना रोल प्ले करता है। और लाइपेज जो है ये लिपिड्स की डाइजेशन करवाता है, और बाइल जो है ये लिवर के साथ मिलके डिटॉक्सिफिकेशन में इसका फंक्शन होता है। इसके अलावा और बहुत सारे फंक्शंस हैं जो बाइल जूस परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है पेरिटियल सेल्स इन द स्टमक सेक्रेट्स। तो पेरिटियल सेल्स जो हैं स्टमक के अंदर वो HCl को सेक्रेट करते हैं। ये MCQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है स्टमक के अंदर वो कौन से सेल सेक्रेट करते हैं। म्यूकस जो है ये इस तरह से वाल होती हैं, तो यहाँ पे म्यूकस सेल्स मौजूद होते हैं अंदर वाली साइड पे। वो क्या करते हैं कि HCl जो है ना ये बहुत ज़्यादा एक्टिव फॉर्म में होता है, तो इसकी वजह से ये जो स्टमक की दीवारें होती हैं ना इनको डैमेज होने का ख़तरा होता है। ठीक है, यानी इस तरह ये स्टमक है, तो इसकी ये जो दीवारें हैं ना इसको डैमेज होने का ख़तरा होता है, किस चीज़ से, HCl से। तो यहाँ पे म्यूकस के जो ग्लैंड्स हैं ना वो क्या करते हैं, एक बहुत मोटी सारी जो तय है ना इस तरह स्टमक की दीवारों के साथ सेक्रेट करते हैं। तो जब यहाँ पे HCl जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो वो फिर ना सिर्फ फूड की डाइजेशन होती है, स्टमक की जो दीवारें हैं ना इनको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता। नेक्स्ट है जी द स्टमक्स मिक्सिंग मूवमेंट आर कॉल्ड चर्निंग। ठीक है, मैंने बताया आपको कि ये जो स्टमक है इसके मसल्स होते हैं इस तरह हॉरिजॉन्टल भी होते हैं, वर्टिकल भी, और इस तरह सर्कुलर मसल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। स्टमक की जो वॉल्स हैं वापस में इस तरह कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती रहती है, यानी ऐसे सिकुड़ेंगी ओपन होंगी, सिकुड़ेंगी ओपन होंगी, जिस वजह से क्या होता है कि फूड जो होती है ना उसकी मिक्सिंग जो है वो मैदे में होती रहती है। मेस्टिकेशन का मतलब होता है जी चबाना किसी चीज़ को, ठीक है, यानी दांतों की मदद से हम जो फूड को चबा रहे होते हैं उसे मेस्टिकेशन कहा जाता है। सेगमेंटेशन और पेरिस्टालसिस जो है ये मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया है कि फूड की इस तरह जो मूवमेंट है, इस तरह ये पेरिस्टालसिस है, और इस तरह सेगमेंट्स के अंदर जो मूवमेंट होगी फूड की वो सेगमेंटेशन होगी। एक और चीज़ याद रखिएगा, ये जो खुराक का ये जो इस तरह बाइट बनी होती है ना, इसका नाम पूछा जाता है, इसको बोलस कहा जाता है, बोलस। यानी अगर तो फूड जो है इस तरह बाइट की फॉर्म में आ रही है तो ये थोड़ा सा हार्ड होता है, इसको बोलस कहा जाता है, और अगर इस तरह लिक्विड की फॉर्म में फूड आ रही है तो उसको काइम कहा जाता है, काइम। ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। द स्फिंक्टर दैट रेगुलेट्स फूड एग्जिट फ्रॉम द स्टमक इज़, तो स्फिंक्टर जो हैं बेसिकली ये आप कह सकते हैं वाल्व होते हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि कौन सा स्फिंक्टर है जो फूड को स्टमक से बाहर निकालता है, ठीक है, तो वो पाइलोरिक स्फिंक्टर होते हैं। कार्डियक स्फिंक्टर, ये आपने टर्म याद रखनी है, कार्डियक की बात जहाँ पे भी होगी ये हार्ट के रिलेटेड होगी टर्म। और इसमें आपने याद रखना है कि जो स्टमक है ना इस तरह से ये क्या बन गया, चले हम कौन सा ड्राइंग कर रहे हैं दोबारा से बना लेते हैं। ले, ये है जी स्टमक, तो ये वाला जो ऊपर वाला इसका होगा ना स्फिंक्टर, इसको बेसिकली कार्डियक स्फिंक्टर का नाम दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये एसोफेगस के साथ आ रहा होता है और यहाँ पे हार्ट वगैरह जो है वो साइड पे लिंक होते हैं, तो इसको कार्डियक स्फिंक्टर का नाम दिया जाता है। ये वाला जो स्फिंक्टर है ना जिसके ज़रिए फूड जो है वो स्टमक से बाहर जाएगी, लेकिन यहाँ से छोटी आंत स्टार्ट हो जाती है जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम दिया था, जिसका पहला पार्ट जो है वो होता है जियोजिनम। तो यहाँ से जो फूड मूव करेगी इसको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर का नाम देंगे। तो ये पूछा जाता है कि वो कौन सा स्फिंक्टर है जिसके ज़रिए फूड जो है वो स्टमक में एंटर होती है, तो वो होता है जी कार्डियक स्फिंक्टर। और कौन सा ऐसा स्फिंक्टर है जो फूड को एग्जिट करता है स्टमक से, तो वो होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। और पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है ये फूड को आगे मूव करवा देता है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, जिसको जियोजिनम का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है जी बाइल इज़ प्रोड्यूस्ड बाय, बाइल जो है बेसिकली एक जूस लाइक स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रक्चर कह रही हूँ, लिक्विड होता है, तो ये लीवर जो है प्रोड्यूस करता है बाइल को। तो बाइल जो है ये क्या करते हैं, जो डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, यानी जितने भी आप कह सकते हैं कि पॉइजन वाले जो भी कोई भी चीज़ होती है बैक्टीरिया वगैरह, तो उनकी डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, ठीक है, बाइल। इसके अलावा जो है बाइल जूस ये डाइजेशन में भी हेल्प आउट करता है थोड़ी बहुत, और लिपिड्स जो है उनके डाइजेशन में बाइल काम करता है, और भी इसके ना लिवर के साथ बहुत ज़्यादा फंक्शन होते हैं। तो पेंक्रियाज जो है मैंने बताया था आपको इस तरह ना लीफ की तरह की स्ट्रक्चर होती है। तो इसने क्या करना होता है कि हमारी बॉडी के अंदर अगर ग्लूकोज ज़्यादा हो गया, ठीक है, यानी हमने फूड खाई, एक्स्ट्रा एनर्जी आई है, ग्लूकोज ज़्यादा है, तो पेंक्रियाज जो है ये क्या करेगा, इस ग्लूकोज को चेंज कर देगा किस में, ग्लूकागोन में। ग्लूकागोन जो है ये स्टोर हो जाएगा आगे लीवर में जाके, ठीक है। अब जैसे ही हमने कोई 5-6 घंटे हो गया, 7 घंटे हो गए, हमारी एनर्जी डाउन हो रही है लेकिन हम फिर भी काम कर रहे हैं, थोड़ी बहुत एनर्जी मिल रही है, तो वो क्या होता है कि पेंक्रियाज जो है वो क्या करेगा, खारिज करेगा अपने हार्मोन्स। तो वो हार्मोन्स क्या करेंगे, वो ग्लूकागोन को दोबारा से चेंज कर देंगे में किस में, ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज जो है फिर जो हमारी बॉडी है उसे एज ए एनर्जी यूज़ करना शुरू कर देती है। नेक्स्ट है जी बाइल्स प्राइमरी रोल इज़ टू, तो बाइल का जो प्राइमरी रोल होता है वो क्या होता है जी, इमल्सीफाई करना किसको, फैट्स को इमल्सीफाई करने का मतलब है इस तरह छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में चेंज कर देना फैट को, ताकि उनकी डाइजेशन जो है वो इजी रहे। तो इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है इमल्सीफिकेशन का। और प्रोटीन की डाइजेशन जो है वो करवा रहा होता है पेप्सिन एंजाइम। न्यूट्रलाइज एसिड जो क्या है ये क्या करते हैं जी, फूड जो है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इस तरह से करते हैं कि वो ना तो एसिडिक होती है ना ही बेसिक होती है बल्कि न्यूट्रल होती है। और स्टार्च जो है ये टाइप है जी किसकी, कार्बोहाइड्रेट्स की। तो कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन के लिए हमने पढ़ा था कि अमाइलेज एंजाइम जो है वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है द गॉल ब्लैडर्स मेन फंक्शन इज़, तो गॉल ब्लैडर जो है इसका मेन फंक्शन क्या होता है, स्टोर करना और कंसनट्रेट करना किसको, बाइल को। डाइजेस्ट लिपिड, तो लिपिड की डाइजेशन कौन करवाता है जी, लाइपेज एंजाइम।
नेक्स्ट है जी जॉन्डस इज़ कास्ड बाय द मेल फंक्शन ऑफ। तो जॉन्डस जो है ये हम इसको नाम देते हैं यरकान का, पीला यरकान जिसे बोलते हैं। तो ये लिवर जो है जब अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा होता तो जॉन्डस जो है ये हो जाता है। और स्टमक में अगर कोई इशू हो तो स्टमक अल्सर हो जाता है, यानी ज़ख़म बन जाते हैं। इसके अलावा स्टमक में बर्निंग सेंसेशन सी हो रही होती है, यानी जलन सी फील हो रही होती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसमें जाके क्या होना होता है, यहाँ से एमसीक्यूज़ बनता है कि डाइजेशन जो है वो कंप्लीट कहाँ पे होती है। तो डाइजेशन जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होती है। नेक्स्ट है जी पेंक्रियाटिक जूस कंटेन्स इंजाइम फॉर डाइजेस्टिंग ऑल एक्सेप्ट पेप्सिन। ठीक है, यानी पेंक्रियाटिक जूस जो है इसके अंदर ट्रिप्सिन भी होता है, लाइपेज भी होता है, अमाइलेज भी होता है। तो ये सारे जो हैं ये डाइजेशन में ये सारे जो हैं ये पेंक्रियाटिक जूस के ज़रिए डाइजेस्ट होंगे। लेकिन पेप्सिन जो है ये क्या करेगा, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है जी बाइकार्बोनेट इन पेंक्रियाटिक जूस हेल्प्स। तो बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं ना ये बेसिकली क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं एसिडिक काइम को। काइम मैंने बताया कि अगर फूड जो है वो इस तरह थोड़ी सी हार्ड फॉर्म में है तो उसे हम बोलस का नाम देते हैं। इस तरह गोल फॉर्म में होती है उसे हम बोलस का नाम देंगे। और अगर फूड जो है वो लिक्विड की फॉर्म में आ रही है तो उसे हम काइम का नाम देंगे। और ये जो लिक्विड फॉर्म में फूड होती है ना ये एसिडिक होती है। ठीक है, तो उसका एसिडिक इम्पैक्ट कम करने के लिए बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं वो पेंक्रियाटिक जूस में मौजूद होते हैं। तो वो क्या कर देते हैं, काइम को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी इसका एसिडिक और बेसिक जो असर होता है उसको ख़त्म करके ये फूड को न्यूट्रल कर देते हैं। नेक्स्ट है जी द हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स पेंक्रियाटिक एंजाइम। तो पेंक्रियाटिक एंजाइम को कौन सा हार्मोन जो है वो स्टिमुलेट करता है, तो वो होता है जी CCK कोलिसाइटोकाइनिन। ठीक है, ये क्या करता है, पेंक्रियाटिक एंजाइम को स्टिमुलेट कर देता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है जी मोस्ट न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन अक्कर्स इन। तो न्यूट्रिएंट की सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। ठीक है, और इसमें होता क्या है कि ये भी पूछा जाता है डाइजेशन का जो प्रोसेस है ना वो कहाँ पे जाके कंप्लीट होता है। तो डाइजेशन जो है वो माउथ से स्टार्ट होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ये एंड होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है इसके बारे में एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इस तरह ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं छोटी छोटी, तो इनका क्या नाम है, तो इनको विलाई का नाम दिया जाता है। ठीक है, ये क्या करती हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सरफेस एरिया है ना, सरफेस एरिया उसको इंक्रीज़ करती हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। यहाँ पे देखिएगा ये जो हमारे पास है जी स्ट्रक्चर है किसकी, किडनी की। ठीक है, इसके बारे में एमसीक्यूज़ में बताना भूल गई थी, ये किडनी है। ठीक है, अब किडनी में क्या होता है कि ये जो इसका इनर पार्ट होता है इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। और इसके बिल्कुल अंदर ये फुल रेड कलर का होता है, इसको बोलते हैं मेडुला। और ये इसको बोलते हैं रीनल आर्टरी और ये रीनल वेन है। ठीक है, और बस आपने यहाँ से जो याद रखना है वो ये है कि यूरेटर जो है ये ऐसी नालियाँ होती हैं जो यूरिनेशन को आगे पास करती हैं किसमें, यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, और ये जो पायरामिड्स लाइक ये स्ट्रक्चर है ना इसको नाम दिया जाता है नेफ्रॉन का। ये एमसीक्यूज़ पूछा जाता है नेफ्रॉन कहाँ पे मौजूद होती हैं, तो ये किडनी में मौजूद होती हैं। और हर किडनी में तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा नेफ्रॉन मौजूद होती हैं। और ये क्या करती हैं, ये सारा जो है ये फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का। ठीक है, इसमें आपने नेफ्रॉन वाला जो है वो लाजमी याद रखना है, कहाँ पे होती हैं, किडनी में होती हैं। और 1 मिलियन से ज़्यादा या 1 मिलियन नेफ्रॉन जो हैं वो एक किडनी में मौजूद होती हैं। नेक्स्ट है जी विलाई इन स्मॉल इंटेस्टाइन फंक्शन। तो मैंने अभी बताया विलाई जो है फिंगर्स की तरह छोटी छोटी सी प्रोजेक्शंस होती हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद होती हैं, जिनका फंक्शन क्या होता है जी, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो एंजाइम वगैरह जो है ये विलाई सेक्रेट नहीं करते, ना ही ये म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। म्यूकस कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, किडनी में म्यूकस ग्लैंड होते हैं जो म्यूकस को सेक्रेट करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि जो HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उस वजह से स्टमक की जो दीवारें हैं उनको कोई नुकसान ना पहुँचे। ठीक है, नेक्स्ट है जी लैक्टियल्स इन विलाई। तो विलाई के अंदर जो लैक्टियल्स होती हैं ये क्या करती हैं, एब्जॉर्ब। तो ये जी फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल जो है उसको एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, लैक्टियल्स। अमाइनो एसिड्स जो हैं हमने पढ़ा था कि जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड्स की बनी होती हैं। ठीक है, और एक अमाइनो एसिड जो है वो दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ा होता है एक बॉन्ड के ज़रिए। इस बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड का नाम दिया जाता है। ग्लूकोज जो है ये लीवर में मौजूद होता है, लीवर में इसको स्टोर किया जाता है थ्रू द हेल्प ऑफ पेंक्रियास। नेक्स्ट है जी द ड्यूडिनम रिसीव्स सेक्रेशंस फ्रॉम।
तो ड्यूडेनम जो है ये सेक्रीशन लेती है लिवर से, पैंक्रियाज से और गाल ब्लैडर से। यानी ड्यूडेनम जो है ये पार्ट है जी इसका स्मॉल इंटेस्टाइन का, और लिवर, पैंक्रियाज और गाल ब्लैडर जो हैं इनकी जितनी भी सेक्रीशन है वो जाती हैं ड्यूडेनम में, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके कंप्लीट हो जाती है, माउथ से स्टार्ट होती है। प्राइमरी रोल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत है, जो उसका प्रॉपर फंक्शन या प्राइमरी फंक्शन क्या होता है जी, वाटर एब्जॉर्प्शन। यानी जितनी भी फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स थे, मिनरल्स थे, एंजाइम्स थे, हार्मोन्स थे, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज ETC जो भी चीज़ें थी ना फूड के अंदर, वो सारी की सारी जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब हो चुकी होती हैं, ठीक है। उनसे पहले मतलब प्रॉपर डाइजेशन हो रही होती है उनकी। लेकिन अब जो वाटर बचता है, एक्स्ट्रा वाटर, उसको फिर जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो स्टोर करती है, ठीक है। नेक्स्ट है जी विटामिन के सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया इन। तो विटामिन के जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन में बनाया जाता है थ्रू द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। और विटामिन के जो है इसको हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में ही किया था कि इसका मेन काम क्या होता है जी, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना, ठीक है, ताकि जब भी कोई ज़ख्म वगैरह लगे तो एक्सेसिव जो है वो ब्लीडिंग ना हो। और विटामिन के का जो है साइंटिफिक नेम या केमिकल नेम क्या है वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में बार बार ये चीज़ें डिस्कस की थी। नेक्स्ट है जी द अपेंडिक्स इज़ अटैच्ड टू। तो अपेंडिक्स है जी ये इस तरह छोटी सी ना फिंगर की तरह एक बनी होती है, और ये अटैच होती है सीकम के साथ। और बेसिकली ये सीकम जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है। ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, रेक्टम जो है ये भी लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, और स्टमक तो एक अलग से ऑर्गन। तो सीकम जो है ये इसके साथ अपेंडिक्स अटैच होती है। अब होता क्या है कि अपेंडिक्स जो है ना, अभी इसको वेस्टिजियल ऑर्गन का नाम दिया जाता है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनका पास्ट में तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन था, लेकिन अभी जो है उनका फंक्शन जो है हमारी बॉडी के अंदर वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ठीक है। यानी वो पार्ट हमारी बॉडी के अंदर हो या ना हो, उसका हमारी बॉडी के ऊपर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। यानी अगर हम बात करें जब ह्यूमंस जो थे पहाड़ों में रहते थे, गारों में रहते थे, और पत्ते और इस तरह की चीज़ें, कच्चा गोश्त और ये चीज़ें खाते थे ना, तब जो है अपेंडिक्स थी फंक्शनल थी, फुली फंक्शनल। तब ये ऐसे एंजाइम खारिज करती थी जो उन चीज़ों को डाइजेस्ट करने में, एब्जॉर्ब करने में हेल्प आउट करते थे। लेकिन जैसे जैसे लाइफ जो है इसकी एवोल्यूशन होती गई, ठीक है, लाइफ जो है जैसे जैसे एडवांस होती गई, हमने फूड को पका के खाना शुरू कर दिया, हमने इस तरह की चीज़ों को बहुत अच्छे और वेल मैनेज तरीके से यूज़ करना शुरू कर दिया, तो अब हमें उन एंजाइम की ज़रूरत ही नहीं रही जो कि इन चीज़ों को एब्जॉर्ब करें, और वो चीज़ एंजाइम खारिज करती थी अपेंडिक्स। तो इसका मतलब कि अपेंडिक्स जो है ये पास्ट में तो फंक्शनल यूनिट था, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर फंक्शनल ऑर्गन था, लेकिन अभी जो है ये बिल्कुल इसका फंक्शन ख़त्म हो चुका है। तो इस तरह के ऑर्गन को वेस्टिजियल ऑर्गन का नाम दिया जाता है, और ये MCQs बहुत दफ़ा पूछा भी गया है, ठीक है। तो इस वजह से अपेंडिक्स के अंदर कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो क्या होता है कि इसका पेन बहुत ज़्यादा होता है, और इसको थ्रू सर्जरी जो है वो रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से, और इसको रिमूव कर देने से भी हमारी बॉडी के ऊपर कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसके जो इन्फेक्शन होते हैं उसे अपेंडिसाइट्स का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है जी पेप्सिनोजिन इज़ एक्टिवेटेड टू पेप्सिन बाय। तो ACL जो है वो क्या करता है जी, पेप्सिन जो है इसको एक्टिवेट किया जाता है थ्रू ACL। और बाइकार्बोनेट जो है ये क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं फूड को जो आ रही होती है काइम की फॉर्म में, ठीक है। फिर है जी सेक्रेटिन। सेक्रेटिन स्टिमुलेट्स द पेंक्रियाज टू रिलीज। सेक्रेटिन जो है वो पेंक्रियाज को स्टिमुलेट करती है कि वो बाइकार्बोनेट रिच फ्लूइड जो है उसको सेक्रेट करे, और इसका फंक्शन वही है कि न्यूट्रलाइज करना, ठीक है। इंसुलिन जो है ये भी पेंक्रियाज से ही रिलीज़ होता है, और दूसरा जो पेंक्रियाज का है हार्मोन उसका नाम है ग्लूकागोन, ठीक है। नेक्स्ट है जी कोलिसिस्टोकाइनिन जो है ये ट्रिगर्स करती है कि ये रिलीज़ करे बाइल एंड पेंक्रियाटिक एंजाइम को। तो ये जी कुछ इंपॉर्टेंट MCQs थे जो हमने डिस्कस किए। मैं अभी आपको एक फ्लो शीट डायग्राम दे देती हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, और उसको समझ लें। फिर हम डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे कि अगर हमारी डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रही या डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई डिसऑर्डर आ रहे हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा हमारी बॉडी पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एनालाइज फ्लो शीट डायग्राम ऑफ
अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लें। ये प्रोटीन है, ठीक है। प्रोटीन जो है वो बनी होती है अमाइनो एसिड की, हमने पढ़ लिया। और अमाइनो एसिड जो है वो आपस में अटैच होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए। अब यहाँ पे देखें, प्रोटीन जो है इसको आगे तोड़ने के लिए, यानी छोटे यूनिट्स में इसके डाइजेशन करने के लिए पेप्सिन एंजाइम जो है ये काम करेगा। और क्या करेगा, जो प्रोटीन लार्ज पॉलीपेप्टाइड की बनी हुई है ना, ये इसको क्या कर देगा, शॉर्ट पेप्टाइड बॉन्ड में और अमाइनो एसिड में वापस तोड़ देगा और इसकी डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और अगेन क्या हो जाएगा, अमाइनो एसिड्स यानी स्मॉल यूनिट हैं जिनके ज़रिए प्रोटीन का मॉलिक्यूल बना होता है, ये उनमें सेपरेट हो जाएंगे। अब ये जो है सारा आप कह सकते हैं हमारा लेक्चर जो है ये उसकी समरी है, ठीक है। अब ये एंजाइम है, प्रोड्यूस कहाँ पे होते हैं, साइट ऑफ रिलीज़ कहाँ पे इनको किया जाता है, पीएच लेवल क्या होता है। सबसे पहले हमने देखा था कि जो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन है वो कहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, माउथ के अंदर ही, ठीक है। प्रोड्यूस इसको एंजाइम जो है वो होता है सलाइवरी अमाइलेज, और इसको प्रोड्यूस कौन करते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। हमारे ना जो माउथ है यहाँ पे 3 तरह के सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, एक बिहाइंड द जॉ, ठीक है, एक इन फ्रंट ऑफ द ईयर, और दूसरे जो हैं वो टंग के नीचे होते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको उनके नेम भी याद करवाऊंगी, फ़िलहाल हम बेसिक्स कवर कर रहे हैं। फिर है जी पेंक्रियाटिक अमाइलेज जो है, इसको यानी माउथ के अंदर वैसे तो कार्बोहाइड्रेट की जो 90% 95% डाइजेशन है वो हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी फूड के अंदर थोड़ी बहुत डाइजेशन अगर रह गई है कार्बोहाइड्रेट्स की, तो वो आगे जाके पेंक्रियाटिक अमाइलेज जो है वो क्या करेगा। नेक्स्ट है जी माल्टेज, यानी माल्टेज जो है वो माल्टेज जो है ये भी कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। लैक्टोज भी कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लूकोज जो है वो भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है इसकी जाके आप कह सकते हो कि ये एंजाइम माल्टेज है, और इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस किया जाता है कि फिर भी फर्दर अगर कोई कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल रह गया तो उसकी डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। साइट ऑफ रिलीज़ देखें जी, अमाइलेज माउथ में होता है और पेंक्रियाज वाला भी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये अगर दोनों आप कॉलम्स ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, बस ये आपको दोनों अगर आ गए तो आप कोई भी एमसीक्यू गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट है जी प्रोटीन के डाइजेशन के लिए देखें, पेप्सिन एंजाइम होता है और इसको रिलीज़ कहाँ पे किया जाता है, यानी प्रोड्यूस कहाँ पे किया जाता है, इसको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, स्टमक में इसको रिलीज़ किया जाता है, क्योंकि प्रोटीन्स जो है उनके डाइजेशन स्टार्ट ही स्टमक से होती है। दूसरा है जी ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन जो है इसको पेंक्रियाज प्रोड्यूस करते हैं और इसको भी स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज़ कर दिया जाता है। पेप्टाइडेजेस जो हैं एंजाइम, ये भी फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन यूज़ होते हैं और ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस होते हैं और रिलीज़ भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है जी न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन। तो न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन जो है ये न्यूक्लियेज एंजाइम होता है, पेंक्रियाज रिलीज़ करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और न्यूक्लियोसाइडेजेस जो हैं ये भी पेंक्रियाज ही बनाता है। और फैट के डाइजेशन के लिए लाइपेज होते हैं, पेंक्रियाज बनाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में इसको रिलीज़ कर दिया जाता है। तो ये पहले 2 कॉलम्स जो हैं इनको आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, तो आपका जो है ये एंजाइम के हवाले से जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। वैसे तो ये बहुत एक डीप कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक है, लेकिन हमने करनी है स्मार्ट स्टडी, कि आप लोगों को ये ना लगे कि हम बायोलॉजी बहुत डीप पढ़ रहे हैं, बल्कि हमने सिर्फ वही चीज़ें करनी है जो पेपर में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है जी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। तो इसमें देखें एसिड रिफ्लक्स इनटू द एसोफेगस कॉजेज गर्ड, ठीक है। तो एसिड रिफ्लक्स जो होता है उसे गर्ड का नाम दिया जाता है, इसकी फुल फॉर्म होती है जी गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़, ठीक है। गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ जो है ये गर्ड की फुल फॉर्म है। इसमें वही प्रोसेस है वॉमिटिंग वाला, कि फूड जो है वो स्टमक से वापस आती है एसोफेगस में, एसोफेगस से वो माउथ में और फिर वॉमिटिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये मेजर जो है वो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है। और पेप्टिक अल्सर जो है ये स्टमक में होता है अल्सर, ठीक है। यानी अगर उसमें पेप्सिन जो है वो हद से ज़्यादा एक्टिवेट हो गई है, या हम कोई ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जो कि प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पा रही, उनके अंदर स्पाइसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो उस वजह से पेप्टिक अल्सर हो सकता है। और हेपेटाइटिस जो है ये जी लीवर का जो इन्फ्लेमेशन होती है उसे हेपेटाइटिस का नाम दिया जाता है। तो सिरोसिस जो है इसमें सिरोसिस जो है ये भी लिवर की इन्फ्लेमेशन जो है उसे कहा जाता है, या हेपेटाइटिस की फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट है जी गाल स्टोन्स ब्लॉक द। तो गाल स्टोन यानी जो पथरियाँ बन जाती हैं वो किस चीज़ को
ये क्या करती हैं जी, जो बाइल डक्ट होती है ना उसको ये ब्लॉक कर देती हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीलेट या कैल्शियम कार्बोनेट्स जो होते हैं उसकी वजह से जो किडनी स्टोन है या गाल स्टोन्स जो होते हैं वो बन रहे होते हैं। पाइलोरिक स्फिंक्टर का भी मैंने बता दिया था, एसोफेगस भी। और पैंक्रियाटिक डक्ट जो है, पैंक्रियाज के साथ जो इस तरह डक्ट लगी होती है उसे पैंक्रियाटिक डक्ट का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है क्रोनिक लिवर डैमेज, हाँ जी, लीडिंग टू स्कार टिश्यू इज़ कॉल्ड, तो कायरोसिस, यानी बहुत ज़्यादा अगर लीवर के अंदर इन्फेक्शन हो गया है तो उसे सिरोसिस का नाम दिया जाएगा। नेक्स्ट है जी मोस्ट इम्पोर्टेंट, द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस जो होता है इसकी पीएच अप्रॉक्सीमेटली होती है 1.5 से 3.5। पीएच स्केल होता है हमारे पास यहाँ पे लेके 0 से 7 तक, फिर यहाँ पे लेके आगे 8, 9, 10, 11 तक, इस तरह 14 तक ये स्केल होता है। और ये जो है अगर 7 से कम है तो वो चीज़ जो है वो क्या होगी जी, एसिडिक होगी, और अगर 7 से ज़्यादा है तो वो चीज़ क्या होगी, बेसिक होगी। नेक्स्ट है जी व्हाट इज़ विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ द लीवर, तो प्रोड्यूसिंग इंसुलिन जो है ये लीवर का फंक्शन नहीं है। ये इंसुलिन जो है ये प्रोड्यूस करना फंक्शन है किसका जी, पेंक्रियाज का। डिटॉक्सिफिकेशन जो है ये बाइल जूस करवाता है, और इसको प्रोड्यूस कर रहा होता है जी गाल ब्लैडर या लीवर। और ग्लाइकोजन स्टोरेज जो है ये भी कौन करवा रहा होता है जी, पेंक्रियाज। और क्लोटिंग फैक्टर्स जो हैं ये लिवर में विटामिन के जो है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो उसे क्लोटिंग फैक्टर के तौर पे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है जी द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी इज़, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो होती है जी डेंटल इनेमल, ठीक है। मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है जी। नेक्स्ट है विच टीथ आर यूज फॉर ग्राइंडिंग फूड, तो हमारी जो माउथ है उसके अंदर 4 तरह के टीथ होते हैं। मोलर्स हैं, ठीक है, यानी जो एंड पे दाढ़ होती है ना, एंड पे बिल्कुल, उसको ग्राइंडिंग फूड को ग्राइंड करने के लिए यानी च्यू करने के लिए यूज़ किया जाता है। और कैनाइन्स जो होते हैं ये हमारे जो फ्रंट वाले थोड़े से चौड़ाई में इस तरह टीथ होते हैं उनको कैनाइन का नाम दिया जाता है। सॉरी, कैनाइन जो होते हैं इस तरह नुकेले जो बने होते हैं ना ये कैनाइन होते हैं, और ये जो फ्रंट पे होते हैं थोड़े से चौड़े से इसको इंसिजर्स का नाम दिया जाता है। और मोलर से पहले जो छोटी सी दाढ़ होती है ना उनको प्री मोलर्स का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है जी द टर्म काइम रेफर्स टू, तो टर्म काइम जो है ये देखिए सेमी लिक्विड फूड है स्टमक के अंदर। मैंने आपको ऑलरेडी बताया किस तरह ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में जो फूड आ रही होती है उसको काइम का नाम दिया जाता है, और जो इस तरह हार्ड फॉर्म में आ रही होती है इस तरह उसको नाम दिया जाता है जी बोलस का। नेक्स्ट है जी फैट्स आर एब्जॉर्ब्ड इन टू द लिम्फेटिक सिस्टम, तो लैक्टियल्स जो होती हैं ये क्या करती हैं, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर मौजूद होती हैं और ये फैट को वहाँ पे एब्जॉर्ब करवाती हैं। विलाई जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है और उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ करती हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ डाइजेशन। और हिपैटिक पोर्टल वेन जो है ये लीवर की होती है। हिपैटिक टर्म जहाँ पे आ जाए आपने याद रखना है कि लीवर के रिलेटेड कोई बात हो रही है, तो ये हिपैटिक पोर्टल वेन जो है ये लीवर में होती है। और कैपिलरीज जो हैं ये पूरी बॉडी के अंदर एक जाल होता है वेंस का जो ब्लड जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। विच पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब आयरन, तो जिजनम जो है ये क्या करता है जी, आयरन फूड के अंदर जो होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है, ड्यूडिनम जो है ये सेकंड पार्ट है, ठीक है, और इलियम जो है ये लास्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। नेक्स्ट है जी फाइबर इज़ प्राइमरीली डाइजेस्टेड इन, तो फाइबर्स जो हैं इनको डाइजेस्ट किया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाके, ठीक है। बाकी जो सारी चीज़ें हैं उनकी डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो चुकी होती हैं। द हार्मोन गैस्ट्रिन इज़ सेक्रेटेड बाय, तो गैस्ट्रिन हार्मोन जो है उसको स्टमक सेक्रीट करता है। पेंक्रियाज, लिवर, ड्यूडेनम के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप लोगों के लिए एक टास्क है, द इलियोसिकल वॉल्व जो है वो कनेक्ट करती है स्मॉल इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन के साथ, ठीक है। और टास्क जो है आप लोगों के लिए वो ये है कि कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जो है इनकी लेंथ कितनी है, ठीक है, सेपरेट सेपरेट बतानी है। विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस इंट्रिंसिक फैक्टर फॉर विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन, तो स्टमक जो है ये विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर जो है उसको रिलीज़ करते हैं। एंड आवर लास्ट MCQs इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल इज़, यानी माउथ से लेके एनस तक एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है। इसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट GIT का नाम भी दिया जाता है। तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो होती है जी 9 मीटर। तो 40 MCQs थे, इनको हमने एसोसिएशन के साथ किया, तो आई थिंक सो कि ये
60-70 तक चले गए होंगे। और अगर आप इनको अच्छे तरीके से कर लेते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए फ़ायदा है। पास्ट पेपर से भी लिए गए हैं, कुछ खुद से भी ऐड किए हैं इसके अंदर। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें, ठीक है। और फीडबैक लाजमी दिया करें। आपका एक कमेंट टाइप करने से कुछ चला तो नहीं जाएगा, ना ही कोई बिल वगैरह आता है, ना ही कोई आप लोगों के साथ मीटर अटैच है कि आप लोगों को डर होता है कि कमेंट किया तो हमें बिल आएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। कमेंट लाजमी किया करें। ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए अप्रिसिएशन होती है, मोटिवेशन होती है कि चले मैं वैसे तो फ्री होती हूँ तो आप लोगों के किसी ना किसी काम तो आ ही रही हूँ ना। तो कंजूसी ना किया करें कमेंट करने में। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।